हेलो टू एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड जिसको हम कहते हैं लवक। लवक कहें तो लवक होते क्या हैं? जो हम जानते हैं कि प्लांट्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, ग्रीन होते हैं, कुछ होते हैं जिनकी फूल पत्तियाँ जो होती हैं पिंक, रेड, अलग अलग कलरों की पाई जाती है। तो ये अलग अलग जो कलर होते हैं, जो कलर इनको मिल रहे हैं, कलर किनके द्वारा मिलते हैं? इन्हीं प्लास्टिड्स के द्वारा या लवकों के द्वारा मिलते हैं। सबसे पहले जो ये प्लास्टिड्स या लवक थे, ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो यह नाम जो था वो हैकल नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? हैकल नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, जो कि 1865 के अंतर्गत दिया गया था। और आकृति के आधार पर देखें हम तो इसकी आकृति जो होती है या शेप कहते हैं इसे, आकृति या शेप कैसा है? तो ये चपटे फ्लैट संरचना होती है इसकी, प्लस गोलाकार संरचना रेक्टेंगुलर होती है, रेक्टेंगुलर संरचना होती है। एग्जैक्ट आदि कोई भी प्रकार की इसकी संरचनाएं पाई जा सकती है। तो नाम सबसे पहले प्लास्टिक नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो हैगल के द्वारा दिया गया था। उसकी आकृति या शेप चपटा गोलाकार संरचना होती है और इसकी स्थिति या पोजीशन कहाँ होती है इसकी? तो इसकी स्थिति होती है, यह कहाँ पाया जाता है? तो ये कोशिका द्रव्य के अंतर्गत पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य के अंदर, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। प्लस ये एक ऐसा कोशिका अंग या सेल ऑर्गेनल होता है जो कि प्लांट सेल्स के अंदर ही पाया जाता है और एनिमल सेल्स के अंदर इसकी क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। इसी के कारण ये प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स होती है वो उन दोनों को डिफ्रेंशिएटेड किया जा सकता है। उन दोनों को डिफ्रेंशिएटेड करने का आधार क्या होता है? तो प्लास्टिड एक ऐसा कोशिका अंग या सेल ऑर्गेनल्स होता है जिसकी वजह से क्या होते हैं कि ये दोनों ही प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट होती है। अब ये जो प्लास्टिड्स होते हैं वो हमने कहा किस में पाए जाते हैं? प्रेजेंट इन अ प्लांट्स ओनली। किस में पाए जाते हैं? प्लांट्स में पाए जाते हैं। एनिमल्स में क्या है? ये अनुपस्थित अथवा एब्सेंट होते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो ये जितनी भी फंजाई होती है, फंगस, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट्स एंड जितनी भी एनिमल सेल्स जो होती है, इन एनिमल सेल्स के अंदर ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो हमने देखा कि प्लास्टिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्लांट्स कोशिकाओं में या पादप कोशिकाओं के अंतर्गत तो पाए जाते हैं, परंतु जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, फंजाई होती है तथा एनिमल कोशिका या जंतु कोशिका जिसे कहते हैं, उन सभी के अंदर ये क्या होती है? अनुपस्थित अथवा एब्सेंट होती है। अब बात करते हैं हम प्लास्टिड्स करती क्या है? वो तो हमने देख लिया, कलर देने का काम करती है। और ये अब बात करते हैं इनके टाइप्स की, टाइप ऑफ प्लास्टिड, टाइप ऑफ प्लास्टिड, प्लास्टिड्स के प्रकार या लवकों के प्रकार। तो ये जो लवक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के लवक यहाँ पर पाए जाते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से लवक होते हैं? फर्स्ट होते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जिसको कहते हैं वर्णी लवक, हिंदी में कहें तो वर्णी लवक भी इन्हें कह सकते हैं। सेकेंड जिसको कहते हैं, सेकेंड होता है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक कहते हैं, हरित लवक। और थर्ड जो होता है वो है ल्यूकोप्लास्ट, थर्ड क्या है? ल्यूकोप्लास्ट जिसको कहते हैं अवर्णी लवक। तो लवक हमने देखे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब इनकी उत्पत्ति देखते हैं तो सबसे पहले जो बनने वाले प्लास्टिड होते हैं वो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड्स बनते हैं। फिर सेकेंड में जब ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक जब बहुत ज़्यादा मैच्योर या परिवर्धित हो जाते हैं तो परिवर्धित होने के बाद ये क्या बन जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं, मतलब हरित लवक में चेंज हो जाएंगे। और क्लोरोप्लास्ट जब बहुत ज़्यादा मैच्योर या
परिपक्व हो जाते हैं तो परिपक्व के पश्चात ये किसमें बदल जाएंगे, क्रोमोप्लास्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं। अब इनको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। डिटेल्स में फर्स्ट बात करें इसकी तो हम पढ़ते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसको कहते हैं वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक। क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक क्या है, तो ये नाम से ही स्पष्ट है कि क्रोमो मतलब क्या होता है, रंगीन या कलर्ड होते हैं। तो यह जो वर्णक होते हैं या लवक जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रंगीन होते हैं या कलर्ड होते हैं। मतलब कि जितने भी कलरफुल पादप जो होते हैं उन सभी कलरफुल पादपों के अंदर कौन सा लवक पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट इनके अंतर्गत पाया जाता है। और क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो हम ये जितने भी पादप जो हरे रंग को या ग्रीन कलर को छोड़ करके जितने भी दूसरे कलर जो बचे हुए हैं इन सभी के अंदर पाया जाने वाला लवक कौन सा है, तो क्रोमोप्लास्ट होता है। और इनमें कौन कौन से कलर आते हैं, तो पीले, लाल, भूरे, नारंगी आदि प्रकार के क्या होते हैं, लवक इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। अब जो हम बात करते हैं तो क्रोमोप्लास्ट में भी बहुत ज़्यादा वर्णक पाए जाते हैं। तो जो येलो कलर और पीला और भूरा कलर होता है वो कौन से वर्णक के द्वारा दिया जाता है, तो ये ज़ैंथोफिल नाम के वर्णक के द्वारा दिया जाता है। ज़ैंथोफिल नाम के वर्णक के द्वारा यह दिया जाता है। दूसरा जो होता है लाल और कौन सा होता है, नारंगी। तो लाल और नारंगी जो वर्णक होता है वो किसके द्वारा, कलर जो होते हैं वो किसके द्वारा दिया जाएगा, कैरोटीन के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये क्रोमोप्लास्ट हमने देखा कि कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, इसमें बहुत सारे कलर्स पाए जाते हैं जो कि ग्रीन कलर को छोड़ करके बचे जितने भी कलर होते हैं वो क्या होते हैं, किसमें दिए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक के अंतर्गत दिए जाते हैं। जिसमें 4 कलर मुख्यतः दिए जाते हैं, पीला, भूरा, लाल, नारंगी। और पीला और भूरा जो वर्णक रंग होता है वो देने का कौन सा काम करेगा, वर्णक कौन सा देगा, ज़ैंथोफिल नाम का वर्णी लवक होता है वह पीला और भूरा रंग देगा। तो कैरोटीन नाम का जो वर्णक होगा वो लाल व नारंगी रंग का कलर देने का काम करेगा। अब इनकी उत्पत्ति देखते हैं तो हमने पहले ही बताया था कि जो हरित लवक होते हैं इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जब परिपक्व हो जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट परिपक्व होते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के परिपक्व होने के पश्चात ये किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक के अंतर्गत ये परिपक्व हो जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जिसको कहते हैं हम हरित लवक, हरित लवक के परिवर्तन से, हरित लवक के परिवर्तन से क्या बनते हैं, क्लोरोप्लास्ट बन जाते हैं। तो अब देखते हैं हम इसकी सेकेंड टाइप जो होते हैं क्रोमोप्लास्ट का, प्लास्टिड्स का जो सेकेंड टाइप होता है वो देखते हैं। सेकेंड टाइप कौन सा है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो इसका सेकेंड टाइप होता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लास्टिड्स का सबसे ही महत्वपूर्ण प्लास्टिड होता है। सेकेंड टाइप क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इसको कहते हैं हरित लवक, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ये हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पादप जगत के जो वर्णक होते हैं इनका सबसे महत्वपूर्ण वर्णक होता है या सबसे इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण प्लास्टिड्स लिख सकते हैं इसे हम, क्या कह सकते हैं, महत्वपूर्ण प्लास्टिड या महत्वपूर्ण लवक भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हरे होते हैं। और हरा रंग देने का जो काम होता है वो कौन से लवकों के द्वारा हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा दिया जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होगा। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो नाम था ये किसके द्वारा दिया गया था, तो शिम्पर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा नाम दिया गया था। तो इसका नाम किसने दिया, शिम्पर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। 1883 के अंतर्गत यह नाम
दिया गया था सबसे पहले। और ये जो वर्णक होते हैं कौन से प्रकाश देने का काम करेंगे, तो नाम से स्पष्ट है, हरित लवक नाम है इसका, तो हरित लवक से ये कौन सा कलर देंगे, हरा रंग देने का या ग्रीन कलर देने का काम देते हैं। तो कौन सा कलर मिलता है इनसे, ग्रीन कलर मिलेगा, ग्रीन कलर देने का कार्य करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण प्लास्टिक तो हरे पौधों की कोशिकाओं में ये उपस्थित होता है। और यह जो क्लोरोप्लास्ट होता है या हरित लवक जिसको कहते हैं, ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनल होता है या दोहरी कलायुक्त कोशिका होता है। कैसा है, दोहरी कलाबद्ध कोशिका या डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स इसको कह सकते हैं। अब इसकी संख्या की बात करते हैं हम, तो पर सेल्स के बीच में या हर एक सेल के अंदर में इस क्लोरोप्लास्ट की संख्या कितनी होती है, तो 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं एक कोशिकांग के अंदर या एक कोशिका के अंदर, क्लोरोप्लास्ट प्रति कोशिका में। तो हमने देखा कि एक कोशिका के अंतर्गत क्लोरोप्लास्ट की जो संख्या होती है, ये संख्या कितनी पाई जाती है, 20 से 40 इसकी संख्या पाई जाती है। लेकिन जो शैवाल होते हैं अथवा एल्गी जो होती है, इसके अंतर्गत का ये बहुत सा बड़ा ही अपवाद होती है कि शैवालों की जो एक कोशिका होती है, उस कोशिका के अंतर्गत क्लोरोप्लास्ट में कितना पाया जाता है, एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये इसका अपवाद होता है। तो अपवाद करके हम इसका या एक्सेप्शन करके बता सकते हैं एल्गी या शैवाल, इसमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या कितनी होती है, एक ही क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर पाया जाता है, एक ही क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर पाया जाता है। अब ये तो बात करी हमने संख्या की, नेक्स्ट बात होती है इसकी आकृति या शेप की। तो आकृति कैसी होती है इसकी, गोल आकृति के मतलब गोलाभ शेप होता है इसका, गोलाभ आकृति होती है जिसको स्फीरॉइड्स भी कह सकते हैं, स्फीरॉइड। दूसरा अंडा या ओवल शेप भी इसका पाया जा सकता है, ओवॉइड। और दूसरा बिम्बाब मतलब डिस्कोइडल शेप जिसको कहते हैं, डिस्कोइडल शेप भी इसका पाया जा सकता है, डिस्कोइडल शेप भी इसमें पाया जाएगा। तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इसकी शेप हमने देखी प्लास्टिक, हाँ क्लोरोप्लास्ट की, तो गोल शेप के अंडा आकार का होता है, बिम्बाब आकृति भी इसकी पाई जाती है। अब इसकी आकार या साइज की बात करते हैं, तो इसकी जो आकार या साइज होती है वो कितनी होती है, 3 से 5 म्यू मोटाई की यह इसकी आकार पाया जाता है। इसकी मोटाई कितनी है, तो 3 से 5 म्यू की इसमें मोटाई होती है। अब इसका केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो 40 से 56%, मतलब 40 to 56% तो इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। फिर पाया जाता है इसमें कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड होता है जो कि 1 से 2% पाया जाता है, 1 से 2% क्या है, कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है। फिर एंजाइम्स, अन्य वो बहुत पदार्थ पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम, डीएनए, फोस्फोलिपिड्स, फोस्फोलिपिड्स एक्सेट्रा, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके अंतर्गत आरएनए भी पाया जाता है। आरएनए जो होता है इसमें 5% आरएनए भी पाया जाता है, प्लस क्लोरोफिल वगैरह भी इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। तो रासायनिक संगठन में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो तो होता है प्रोटीन पाया जाता है और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है क्लोरोफिल भी इसके अंतर्गत
पाया जाता है। तो क्लोरोफिल भी इसमें महत्वपूर्ण मात्रा में पाया जाता है। ये तो हो गया इसका रासायनिक संगठन हरित लवकों का। हरित लवक के रासायनिक संगठन के बाद इसकी नेक्स्ट बात आती है हरित लवक में हरित लवक की संरचना की, या इसका स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की संरचना। संरचना की बात करते हैं तो इसकी जो संरचना होती है वो समझने से पहले हम देखते हैं कि ये करता क्या है या इसका फंक्शंस क्या होते हैं, कार्य क्या होता है। तो ये क्या कार्य करेगा, सूर्य से आने वाली जितनी भी रासायनिक विकिरण ऊर्जा होती है उन विकिरण ऊर्जाओं को ये चेंज करता है। चेंज किसमें करेगा, केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज करेगा अथवा रासायनिक ऊर्जा के अंदर इसको बदलता है। और रासायनिक ऊर्जा के अंदर इसका परिवर्तन करने के पश्चात इस रासायनिक ऊर्जा को ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है, एकत्रित करके रखता है, जिसका उपयोग वह एज अ कार्बोहाइड्रेट के रूप में या भोज्य पदार्थ के रूप में क्या करेगा, यूज में लेना शुरू करेगा और भोज्य पदार्थ के रूप में लेना शुरू करेगा। तो सूर्य से आने वाली क्या है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा जो होती है, इन विकिरण ऊर्जाओं को क्या करेगा, अवशोषित करेगा और अवशोषित करने के बाद ये क्या करेगा, इसको रासायनिक ऊर्जा के अंदर या केमिकल एनर्जी जो होती है उस केमिकल एनर्जी के अंदर इसको पहले कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करने के बाद ये क्या करेगा, उसको स्टोर करके रखेगा। स्टोर कैसे करेगा, एज अ कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। और यह जो प्रक्रिया होती है सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से प्रकाश संश्लेषण होता है। और इसको रासायनिक ऊर्जा को स्टोर करना और स्टोर भी एज अ कार्बोहाइड्रेट के रूप में उसको संचित करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी संरचना की। तो संरचना में इसके 5 भाग पाए जाते हैं। संरचना में कितने भाग होते हैं, संरचना में 5 भाग होते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम समझते हैं। तो डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो संरचना होती है इस टाइप से होती है कुछ। अब इसकी संरचना में हम देखते हैं कि मुख्य कितने भाग होते हैं, 5 मुख्य भाग होते हैं। फर्स्ट जो भाग होता है, दोहरी कलाबद्ध बाह्य खोल पाई जाती है इसके अंतर्गत। और दोहरी बाह्य कलाबद्ध खोल को ही हम क्या कहते हैं, डबल मेम्ब्रेनियस एनवेलप। यहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं दोहरी कलाबद्ध बाह्य खोल, फर्स्ट भाग है जो फर्स्ट भाग का नाम दोहरी कलाबद्ध बाह्य खोल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड एनवेलप अब यह जो होता है दोहरी कलाबद्ध बाह्य खोल, इसके अंतर्गत क्या पाई जाती है, 2 परतें पाई जाती है या 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक तो होती है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी जो होती है वो है इनर मेम्ब्रेन। अब ये दोनों ही संरचनाएं किसमें पाई जाती है, तो इसी फर्स्ट जो पहला भाग है दोहरी कलाबद्ध बाह्य खोल, इसी के अंतर्गत 2 प्रकार की चिकनी कलाएं या 2 मेम्ब्रेन होती है, स्मूथ जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के रूप में जिसको हम जानते हैं। और दोनों ही जो मेम्ब्रेन होती है, इन दोनों की प्रत्येक की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 50 से 80 एंगस्ट्रम। ये दोनों ही मोटी होती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों ही की मोटाई कितनी होती है, तो 50 से 80 एंगस्ट्रम इन दोनों की मोटाई होती है। और इसी फर्स्ट भाग दोहरी कलाबद्ध बाह्य खोल के अंतर्गत एक दूसरी चीज पाई जाती है जिसको कहते हैं पेरीमेम्ब्रेनियस स्पेस। पेरीमेम्ब्रेनियस स्पेस या परिकला अवकाश जिसे कहते हैं। यह परिकला अवकाश क्या है, तो हमने देखा कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच
बीच में खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, इस खाली स्पेस को या खाली स्थान को ही क्या कहते हैं, पेरीमेम्ब्रेनियस स्पेस कहते हैं। और इस स्पेस का जो भाग होता है या अवकाश जो होता है वो कितना होता है, 80 से 100 एंगस्ट्रम स्पेस पाया जाता है। और इसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, पेरीमेम्ब्रेनियस स्पेस, पेरीमेम्ब्रेनस स्पेस। 80 से 100 एंगस्ट्रम बीच का स्पेस खाली होता है। ये स्पेस कहाँ होता है, तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच जो खाली स्पेस होता है उसे 80 से 100 एंगस्ट्रम खाली स्थान होता है, जिसका नाम होता है परिकला अवकाश अथवा पेरीमेम्ब्रेनियस स्पेस भी इसे कह सकते हैं। और दोनों मेम्ब्रेन जो होती है उनकी मोटाई कितनी है, तो 50 से 80 एंगस्ट्रम इनकी मोटाई होती है। ये तो हो गया पहला भाग संरचना का। लिख देते हैं इसको। ये थी इनर मेम्ब्रेन और ये है आउटर मेम्ब्रेन। अब सेकेंड जो भाग होता है इस क्लोरोप्लास्ट की संरचना का, क्लोरोप्लास्ट की संरचना का जो सेकेंड भाग होता है इसका नाम है कणिकीय पीठिका, या जिसको कहते हैं ग्रेन्युलर मैट्रिक्स। ग्रेन्युलर मैट्रिक्स इसको हम कहते हैं, स्ट्रोमा भी इसको कह सकते हैं। तो अब देखते हैं हम इसकी संरचना के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग आता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसकी भीतरी अवकाश में, मतलब कि इनर मेम्ब्रेन का जो स्पेस होता है, इस इनर मेम्ब्रेन स्पेस के बीच में क्या होता है, कुछ प्रोटीन के कण होते हैं या प्रोटीन का द्रव पदार्थ होता है। प्रोटीन पदार्थ यहाँ पर भरा हुआ होता है। ये प्रोटीन पदार्थ जो भरा हुआ होता है वो इसकी इनर मेम्ब्रेन से कवर होता है, मतलब उससे सटा हुआ जीव द्रव्य या प्रोटीनी द्रव्य होता है। इसी द्रव को हम क्या कहते हैं, पीठिका या कणिकीय पीठिका। कणिकीय पीठिका क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना के अंतर्गत जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इस इनर मेम्ब्रेन से सटा हुआ प्रोटीन पदार्थ होता है। इस प्रोटीन पदार्थ को कणिकीय पीठिका अथवा स्ट्रोमा भी हम कहते हैं। तो अब पीठिका में विभिन्न आकार के क्या पाए जाते हैं, छोटी छोटी कण वाली संरचनाएं पाई जाती हैं। और इन्हीं कणिका रूपी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। अब ये ग्रेना, इसलिए जो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं ये क्या होते हैं, ग्रेना होते हैं। ये क्या है, ग्रेनम, ग्रेनम अथवा ग्रेना जिसको कहते हैं। अब ये ग्रेना क्या है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट के भीतरी अवकाश में, पहले तो कहा हमने कि कुछ प्रोटीनी पदार्थ होता है। ये प्रोटीनी पदार्थ कहाँ लगा होता है, इनर मेम्ब्रेन की सतह से कुछ सटा हुआ रहता है। इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा या पीठिका कहते हैं। और दूसरा, इस कणिकीय पीठिका के अंदर कौन सा भाग होता है, तो ग्रेनम का भाग होता है। ग्रेनम क्या है, तो इस स्ट्रोमा या पीठिका के अंदर क्या होता है, कुछ कण रूपी भाग यहाँ पर पाए जाते हैं। इन्हीं कणिकीय रचना को क्या कहते हैं, ग्रेनम कहा जाता है। या ये ग्रेनम क्या होते हैं, इस कणिकीय पदार्थ या स्ट्रोमा के अंदर घुसे हुए रहते हैं। अब ये जो ग्रेना होती है वो किससे मिलकर बनी है, तो एंजाइम, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, राइबोसोम्स, इन सभी पदार्थों से मिलकर बनी हुई संरचना होती है जिसे ग्रेना कहते हैं। ग्रेना व स्ट्रोमा दोनों मिलकर के क्या बनाती है, कणिकीय पीठिका वाला सेकेंड भाग जो बनाती है क्लोरोप्लास्ट का, वो कौन बनाती है, स्ट्रोमा व ग्रेनम मिलकर बनाएगी। अब जो थर्ड भाग होता है उसका नाम है लेमिनार सिस्टम। लेमिनार सिस्टम, लेमिनार सिस्टम जिसको कहते हैं पटलीकीय तंत्र। पटलीकीय तंत्र क्या है, तो ये बहुत ही आसान है कि पटलीकीय तंत्र क्या है, कि हमने देखा अभी कि जो सेकेंड भाग कणिकीय पीठिका होती है या ग्रेन्युलर मैट्रिक्स होता है, इस ग्रेन्युलर मैट्रिक्स की संरचना के अंतर्गत क्या होते हैं, ग्रेनम पाए जाते हैं। अब ग्रेनम को
ग्रेनम संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन ग्रेनम को आपस में बांधने के लिए एक लंबी संरचना या धागेनुमा संरचना होती है। उन धागेनुमा संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर थाइलेकोइड्स कहते हैं, थाइलेकोइड कहा जाता है। अब ये थाइलेकोइड्स क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट में जो चक्रिका नुमा संरचना जो ग्रेना थी, उन दोनों की संरचनाओं को बांधे रखने को के लिए एक धागेनुमा संरचना, लंबी संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, थाइलेकोइड्स कहते हैं। और एक थाइलेकोइड्स की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 40 एंगस्ट्रम इसकी लंबाई होती है। तो यह भाग हुआ लेविलार सिस्टम। लेविलार सिस्टम के अंदर कौन सा भाग आता है, तो थाइलेकोइड्स पाए जाते हैं। थाइलेकोइड क्या करते हैं, तो दो ग्रेना की संरचना को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। और थाइलेकोइड्स की लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई जो होती है या मोटाई जो होती है वो कितनी होती है, 40 एंगस्ट्रम होती है। अब फोर्थ भाग जो होता है इसकी संरचना में होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स, राइबोसोम का आर भी शॉर्ट। ठीक है, तो अब फोर्थ भाग जो होता है इस क्लोरोप्लास्ट की संरचना में क्लोरोप्लास्ट, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स। अब जो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसकी संरचना में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना में जो डीएनए पाया जाता है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, सेजर व इशिडा नाम के साइंटिस्ट ने बताया। किसने, सेजर और इशिडा ने। सेजर व इशिडा नाम के दोनों साइंटिस्ट ने क्या बताया कि इसकी संरचना में या क्लोरोप्लास्ट की संरचना के अंतर्गत डीएनए पाया जाता है। और इस क्लोरोप्लास्ट की संरचना में जो डीएनए पाया जाता है, इस डीएनए को इन्होंने क्या कहा, क्लोरोप्लास्टल डीएनए अथवा सीटीडीएनए भी इसे कहा। अब दूसरी संरचना इसमें पाई जाती है आरएनए। आरएनए क्या है, तो आरएनए जो होता है क्लोरोप्लास्ट की संरचना में पाया तो जरूर जाता है, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है अथवा आणविक भार जो होता है वो बहुत निम्नतम होता है या लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है। जो कि ये आरएनए क्या काम करेगा यहाँ पर, तो यह आरएनए कार्य करता है प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किया जाता है आरएनए के द्वारा। आरएनए के बाद दूसरा भाग होता है फोर्थ भाग में राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं यहाँ पर यह क्या करेंगे, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल उपलब्ध कराने का या स्थान उपलब्ध कराने का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, राइबोसोम्स के द्वारा किया जाता है। और ये राइबोसोम्स कितने टाइप के होते हैं, तो 70S टाइप के राइबोसोम्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अब ये चारों भाग जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। और लास्ट पांचवा भाग जो होता है उसका नाम है ऑस्मिया रागी कणिकाएं। ऑस्मिया रागी, ऑस्मिया रागी कणिका या जिसको कहते हैं इंग्लिश में ऑस्मियोफिलिक ग्रैन्यूल्स। ऑस्मियोफिलिक ग्रैन्यूल्स। ये ऑस्मियोफिलिक ग्रैन्यूल्स क्या है, तो हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की जो संरचना में क्या होते हैं, इस टाइप की ये कणिकाएं दिखाई देती है। और इन्हीं ऑस्मिया रागी कणिकाओं को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, प्लास्टोग्लोब्यूल्स कहा जाता है। प्लास्टोग्लोब्यूल्स क्या है, तो इनका जो व्यास होता है वो बहुत व्यास 30 नैनोमीटर से लगाकर 300 नैनोमीटर के बीच का इनका व्यास होता है। तो इन ऑस्मिया रागी कणिकाओं को यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की संरचना में क्या कहते हैं, प्लास्टोग्लोब्यूल्स कहते हैं। और प्लास्टोग्लोब्यूल्स जो होते हैं इनका व्यास कितना होता है, तो इनका व्यास 30 से 300 नैनोमीटर कितना होता है, 30 से 300 नैनोमीटर इनका व्यास होता है। और यह कहाँ पाई जाती है, तो कोशिका द्रव्य या जो मैट्रिक्स होता है कणिकीय पीठिका वाला भाग, उस कणिकीय पीठिका के अंतर्गत ये ऑस्मिया रागी कणिकाएं यहाँ पर उपस्थित होती हैं। और इन कणिकाओं में क्या होता है, तो ये कणिकाएं जो होती है वो लिपिड से भरी हुई या लिपिड का संग्रह करने वाली कणिकाएं होती हैं। ये बात हो गई इन संरचना की। क्लोरोप्लास्ट की संरचना क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना में हमने 5 प्रकार के भाग देखे। फर्स्ट दोहरी कलाबद्ध बाह्य खोल, सेकंड कणिकीय पीठिका, थर्ड पटरीकीय तंत्र, फोर्थ क्लोरोप्लास्ट, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स मतलब सारे कोशिका अंग। और पांचवा जो होता है उसमें भाग होता है वो होता है ऑस्मिया रागी कणिकाएं होती है। अब
हम बात करते हैं लास्ट टाइप के लवकों की, जो कि होते हैं क्लोरोप्लास्ट हो चुका है, मतलब अब थर्ड जो वर्णक होता है उसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट, या जिसको कहते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? तो ये जो वर्णक होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं या अरंगहीन कह सकते हैं इसको। थर्ड जो वर्णक होता है इसका नाम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? तो ये इसको हिंदी में कहते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक क्या है? तो यह जो वर्णक होते हैं वो किसी भी प्रकार का कलर नहीं देते, मतलब ये का जो कलर होता है वो कैसा होता है? श्वेत रंग होता है। तो ये कलर नहीं दे पाते हैं। ये कैसे हुआ? मतलब रंगहीन होते हैं या कलर लेस, जिसको कहते हैं रंगहीन वर्णक है, रंगहीन लवक है। लवक जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, और इसका जो नाम था वो सबसे पहले इसमें भी किसने दिया था? शिपर के द्वारा ही दिया गया था। और ग्लूकोज प्लास्ट जो वर्ड होता है दो टाइप के वर्ड से मिलकर बना है, एक तो ग्लूकोज प्लस दूसरा जो होता है प्लास्ट। ग्लूकोज का मतलब तो यहाँ होता है वाइट, वाइट मतलब ये किसी भी प्रकार का कलर नहीं देखते हैं, और प्लास्ट का मतलब होता है यहाँ पर लिविंग। लिविंग मतलब जीवित जीवों के अंतर्गत या जीवित जो पादप होते हैं, इन जीवित जीवों में श्वेत रंग देंगे तो ये कलर नहीं दे पाते हैं। तो अब इसका जो शेप या आकार जो होता है यहाँ पर कैसा होता है? आकार, आकृति सॉरी, आकृति शेप जो होती है वो कैसी होती है? डिम्बाव होती है या डिस्कॉइडल शेप होता है इसका, डिम्बाव या डिस्कॉइड शेप होता है। और दूसरा इसका शेप बोले तो हम स्फेरिकल कह सकते हैं। स्फेरिकल कहे तो सर्पिल आकार, स्फेरिकल या सर्पिल आकार भी इनका पाया जा सकता है। अब दूसरी बात करते हैं तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये संचित भोज्य पदार्थ को एकत्रित करने के लिए या रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है उस आधार पर ये कितने टाइप के होते हैं? ये 4 टाइप्स के होते हैं ये ल्यूकोप्लास्ट। कितने टाइप के? 4 टाइप्स के। फर्स्ट जो होता है यहाँ पर होता है जिसका नाम है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, ये एमाइलोप्लास्ट क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि ये किसका संग्रहण करते हैं? ये स्टार्च को संग्रहित करने का काम करते हैं। या क्या कर रहे हैं? स्टार्च संग्रहण करते हैं। बी जो सेकेंड टाइप होता है वो क्या है? इसका नाम होता है इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट, ये इलियोप्लास्ट क्यों कहा गया? क्योंकि ये ऑयल तथा फेट मतलब वसा दोनों का ही क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं। सी थर्ड जो होता है इसका नाम है प्रोटीनोप्लास्ट। नाम से स्पष्ट है ये प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट मीन्स क्या है? ये प्रोटीन का संग्रहण करेंगे, तो प्रोटीन संग्रहण करना, ठीक है, प्रोटीन संग्रहण। और डी जो होता है लास्ट 4 टाइप का, इसका नाम है इडियोप्लास्ट। दोनों कंफ्यूज नहीं होना है, बी और डी। बी में मतलब क्या है? इलियोप्लास्ट, और डी में इडियोप्लास्ट। इडियोप्लास्ट क्या है? तो इडियोप्लास्ट जो होता है इधर फेट का तथा कुछ ही मात्रा में क्या होता है? ऑयल का यहाँ पर स्टोरेज या संग्रहण किया जा सकता है। तो इस टाइप से जो वर्णक होते हैं या लवक जो होते हैं, सॉरी प्लास्टिड्स जिसे कहते हैं, प्लास्टिड्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। और तीनों को ही हमने क्या किया? डिटेल में स्टडी कर लिया। और क्लोरोप्लास्ट जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है तो उसका स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया है। अब इनकी उत्पत्ति के आधार पर देखें तो हमने सबसे पहले हमने देखा बोला था कि जो सबसे पहले बनने वाला जो प्लास्टिड है उसका नाम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं या अवर्णी लवक जिसको कहते हैं सबसे पहले बनते हैं, और यही परिपक्व होकर या परिवर्तित होकर किसमें चेंज हो जाएंगे? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक जिसे कहते हैं, हरित लवक में कन्वर्ट हो जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जब परिपक्व हो जाते हैं तो परिपक्व होने के पर क्या करेंगे? क्रोमोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं।
क्रोमोप्लास्ट में ये उत्पत्ति के आधार पर बताया है, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के बेस पर, ओरिजिन के बेस पर जो प्लास्टिड का सीक्वेंस होता है, तो फर्स्ट ल्यूकोप्लास्ट बनते हैं, सेकंड क्लोरोप्लास्ट और थर्ड जो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। उत्पत्ति के आधार पर प्लास्टिड का क्रम। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि उत्पत्ति के आधार पर जो सबसे पहले बनते हैं ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड क्लोरोप्लास्ट और थर्ड क्रोमोप्लास्ट टाइप के प्लास्टिड्स यहाँ पर बनते हैं इसी टाइप से। थैंक यू सो मच। प्लास्टिड्स का टॉपिक यहाँ पर क्लियर होता है।